चलिए, तो देखिए ये जो हमारा सेल और कोशिका से संबंधित जो 148 प्रश्न था उसमें कल हम लगभग 70 तक पीछे से प्रश्न कर चुके थे। मतलब नहीं समझे, 148 से लेकर 70 तक आ चुके थे, पर कल वह क्लास पूरा हो नहीं पाया क्योंकि 1 घंटा 13 मिनट के आसपास उस प्रश्न को करने में ही समय चला गया। इसलिए हम सोचे कि इसका पार्ट 2 कर देंगे तो काफी आसान होगा। जैसे उस समय क्लास लगातार लेने समय होता है कि चीजों को शॉर्ट बोलने से अच्छा है कि क्लास को नेक्स्ट पार्ट में बांट दे, क्योंकि कैपेसिटी 1 घंटे क्लास की अगर लेने की है तो उससे ज़्यादा अगर चलेगा तो फिर थोड़ा सा परेशानी दिक्कत हो जाता है। ठीक है, एनर्जी भी चाहिए उसके लिए, क्योंकि सुबह मॉर्निंग से ही ऑफलाइन बैच लेते लेते सांझ तक पहुंचते हैं, तो थोड़ा सा इसी वजह से। तो 70 प्रश्न से आज इस पार्ट 2 में हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। पर एक वादा रहा कि जो 2500 प्रश्न है वह 3 अगस्त से पहले पहले कंप्लीट करवा दिया जाएगा, एक एक प्रश्न के। ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी के 2500 प्रश्न प्रीवियस ईयर का है, तो उससे पहले एग्जाम शुरू होने से पहले सभी प्रश्नों को हमारे द्वारा ही कंप्लीट करवा दिए जाएंगे अच्छे तरीके से। और आज तो और शुरू हो गया करंट अफेयर, क्योंकि आज बजट से संबंधित एक हम वीडियो दिए थे। ठीक है, तो बजट में उसमें हम पहले डीपली पढ़ाए थे, फिर उसका एमसीक्यू करवाए, फिर लास्ट में वन लाइनर भी प्रश्न दे दिए। तो इसलिए 3 तरीके से उसको 40 मिनट के ही क्लास में तीनों तरीके से फास्ट करके कंप्लीट किया गया। तो आप सबको करंट अफेयर भी मजबूत रखना है, क्योंकि 20 नंबर करंट अफेयर के पूछेंगे ग्रुप डी, तो इसके लिए आपको तैयारी हो करके रहना है। तो करंट अफेयर वाले भी क्लास जाकर के आप सब लोग अब बस देखिए, जैसे ही सब साइंस के क्लास आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ आ जाइए। 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 70 कर चुके थे, वैसे देख लेते हैं फिर से, क्या दिक्कत है। यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पुटिका में उत्पादित भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग का कार्य करता है। देखिए ये प्रश्न भी कल हम किए थे कि अगर पैकेजिंग का काम की बात बताए तो गोल्जी उपकरण लेना। कहाँ पे है, ये रहा गोल्जी सम्मिश्रण। ठीक है, गोल्जी सम्मिश्रण, गोल्जी सम्मिश्रण। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सी हो गया। कल इसको किए थे। अभी यहाँ आ जाइए, और पीछे से आगे की ओर क्यों चल रहे हैं, तो ऐसा हम कल बताए थे कि इजी टू हार्ड लेवल का क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए पहले इजी से हार्ड लेवल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अभी बैक पीछे चलते हुए चलेंगे। दृष्टि केंद्रिकी की पेशी तत्व, ये क्या दिया गया है, गुरुगुत्व अंतर्द्रवीय जालिका। वैसे क्वेश्चन तो कुछ लग रहा है कि अधूरा टाइप किया गया, टाइप अधूरा किया गया। इस प्रश्न को छोड़ते हैं, इस प्रश्न को छोड़ते हैं और आगे की ओर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न में देख लीजिए क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। कोशिका में लाइसोसोम की क्या भूमिका होती है। वैसे आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है और कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ये लाइसोसोम की क्या भूमिका रहती है, जो इसमें देखना है, विजातीय पदार्थ को पाचन करने में। तो देखिए आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, ये कल भी हम बात बताए थे कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। जैसे अगर लाइसोसोम फट जाएगा तो कोशिका के अंदर उपस्थित सभी कोशिकांग की मृत्यु हो जाएगी और वह कोशिका मर जाएगा। पर जब वो फटेगा तब ना, उससे पहले लाइसोसोम में एक पाचक एंजाइम होता है। लाइसोसोम में क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होता है, जो कि अगर अवशिष्ट पदार्थ अगर कुछ आ जाता है बाहरी, या उसमें कुछ चीजें जो नाजायज हो जाते हैं, उस पर वह छिड़क के पाचक एंजाइम उसको नष्ट कर देने का कार्य करता है। तो लाइसोसोम तो विजातीय पदार्थ को पाचन का कार्य करता है, हम इसको कह सकते हैं कि सही है। पर पहले और भी आगे चीज हम पढ़ लें। उत्पादन का परिवहन करने में नहीं, परिवहन में लाइसोसोम का कोई कार्य नहीं। एटीपी का उत्पादन करने में माइटोकॉन्ड्रिया का हाथ होता है। प्रोटीन का संग्रह करने में नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, विजातीय पदार्थ को पाचन करने में लाइसोसोम का कार्य होता है, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, पाचक, पाचक एंजाइम होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा, गोल्जी उपकरण निम्नलिखित में से किस अंगक से संबंधित है। गोल्जी उपकरण किस में है, सूत्र कनिका में होता है क्या, अंतःद्रवीय जालिका में होते हैं, लवक में होते हैं, या केंद्रक में होते हैं। देखिए गोल्जी उपकरण होता कहाँ, ये प्रश्न पूछ रहा, गोल्जी उपकरण होता कहाँ। जैसे देखिए केंद्रक में क्या होगा, केंद्रक तो पूरी कोशिकांग को नियंत्रित करने का कार्य करेगा कौन,
केंद्रक को करेंगे। इसके अंदर गोल्जी उपकरण नहीं होगा। लवक, लवक देख लीजिए तो लवक तो पादप कोशिका में होंगे, पादप कोशिका में होंगे, इसलिए स्पेशल गोल्जी उपकरण पादप में नहीं बल्कि जंतु कोशिका में भी होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एटीपी अर्थात ऊर्जा का निर्माण करना। तो बचा एक कौन, अंतःद्रव्यीय जालिका। तो गोल्जी उपकरण किस अंग से संबंधित है, तो अंतःद्रव्यीय जालिका से संबंधित है। और अंतःद्रव्यीय जालिका दो प्रकार के होते हैं, एक रुखड़ी एक चिकनी, एक रुखड़ी एक चिकनी। जो रुखड़ी अंतःद्रव्यीय जालिका होते हैं वह राइबोसोम का बना होता है, रुखड़ी राइबोसोम का बना होता है, ठीक है। और जो चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका होते हैं वह लिपिड वसा का बना होता है। किसका बना होता है, लिपिड वसा का बना होता है। जैसे यहां देख लीजिए, ये रुच अर्थात रुखड़ी, रुखड़ी को चिकनी से पृथक करता है, मतलब रुखड़ी अंतःद्रव्यीय जालिका को चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका अलग करता है। अब कैसे करता है जो देख लीजिए, वही चीज जो हम अभी आपको बता रहे थे, अर्थात RER रुखड़ी, ये हो गए रुखड़ी अंतःद्रव्यीय जालिका, राइबोसोम की उपस्थिति होता है, हाँ सही बात है, और चिकनी में अनुपस्थिति होते हैं, ये तो सही है। रुखड़ी अंतःद्रव्यीय जालिका में क्लोरोफिल नहीं, ये झिल्ली की अनुपस्थिति नहीं, रुखड़ी में प्रोटीन नहीं होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन पहला, ऑप्शन पहला ही इसका सही हो जाएगा कि जो रुखड़ी अंतःद्रव्यीय जालिका में राइबोसोम की उपस्थिति होती है और चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका में प्रोटीन वसा का उपस्थित होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। कोशिका झिल्ली के आर पार CO2 और O2, जैसे ये कोशिका झिल्ली हो गया, क्योंकि चयनात्मक होते हैं, अर्ध चयनात्मक होते हैं, कुछ पदार्थों को अंदर जाने देता है और कुछ पदार्थों को बाहर आने देता है। तो इसमें CO2 और O2 जैसे गैसों का प्रागमन खाली स्थान द्वारा होता है, जो डॉट 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 से डॉट 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 की ओर। देखिए इसमें तीन चीज हमको लेना है, उसमें तीन चीज। जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी गैस अगर आवागमन कर रहा है तो वो विसरण होगा या प्रासरण होगा, वो विसरण होगा या प्रासरण होगा। तो देखिए कोई भी CO2 गैस या O2 गैस, गैस का प्रागमन विसरण विधि के द्वारा होता है। तो आंसर ढूंढो कि विसरण कहीं दिया है, तो विसरण एक ही में है, बहुत अच्छा। विसरण होता है जो उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर होता है, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन ही है, क्योंकि गैसों का फैलना विसरण विधि के द्वारा ही गैस फैलते हैं, ये हम सब सभी जानते हैं। तो वहां CO2 और O2 आर पार आ रहा, मतलब आना जाना तो फैलना ही हो रहा, तो इसमें विसरण होंगे जो कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर फैलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लाइसोसोम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखिए लाइसोसोम वसा का संश्लेषण करता, लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते। बताइए अभी हम जब क्लास की शुरुआत किए थे तो ये बात तो बोले थे कि नहीं बोले थे कि लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होता है जो कि जो अवशिष्ट चीज उस पर छिड़क करके उसको पचाने का कार्य करता है। गलती से लाइसोसोम अगर फट जाए तो पूरी कोशिकांग की मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी कोशिका में प्रक्रियात्मक गोल्जी कॉम्प्लेक्स का अभाव है, अगर गोल्जी उपकरण समझ लीजिए इसमें नहीं है, तो यह मुख्यतः खाली स्थान में विफल होगा, केवल प्रोटीन संश्लेषण में, एटीपी के निर्माण में, पैकेजिंग और स्राव में, या कोशिका विभाजन में। तो देखिए गोल्जी उपकरण का कार्य आज भी बताए हम, पैकेजिंग एवं स्राव में होता है। पैकेजिंग शब्द का अर्थ हम बताए होंगे, तो गोल्जी के नाम सुनते ही गोल्जी का कार्य क्या है, पैकेजिंग करना, ठीक है। तो सी हमारा सही हो गया। आगे चलिए, लवकों में सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि यह बड़े होते हैं, इसमें वर्णक होते हैं। देखिए लवक में वर्णक तो होता है, ये बात जानते हैं, इसमें DNA होता है, यह बहुत छोटी होते हैं, यह रंगहीन होता। देखिए लवक रंगहीन नहीं बल्कि रंगीन होता है, तो डी ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, डी ऑप्शन तो क्या हो गया, ऐसे ही छट गया। ये बहुत छोटे होते हैं, ये भी नहीं, DNA इसमें नहीं होता, तो ये बड़े होते हैं और इसमें वर्णक होता है, इसके कारण सूक्ष्मदर्शी से इसे आसानी से देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न चलिए। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक नहीं है। लाल रक्त कणिका, पेशीय, रुधिर, तंत्रिका। देखिए लाल रक्त कणिका अर्थात RBC,
पेशिये, रुधिर, ब्लड जिसको कहते हैं, तंत्रिका। तंत्रिका एक तंत्र है ना कि उत्तक है, तो शायद डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। नहीं, जैसे पेशिये उत्तक होते हैं, चीजों को गौर से समझो, इसमें उत्तक लिया, पेशिये उत्तक होते हैं, रुधिर उत्तक होता है, तंत्रिका उत्तक होता, कौन नहीं है? तो हम आरबीसी को लेंगे, लाल रक्त कणिका, क्योंकि यह उत्तक नहीं है, तो आरबीसी। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए विशेष है क्योंकि इसमें डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। इस आधार पर उसका क्या कार्य है? अपने स्वयं की कुछ प्रोटीन बनाता है, कोशिका में स्वयं विचरण करता, पौधे के समान सूर्य के प्रकाश का उपयोग में भोजन बनाता, गलत है। लाइसोसोम की तरह सामग्री पाचन करता, ये भी गलत है। कुछ नहीं, स्वयं के कुछ प्रोटीन बना सकते हैं। अगर खुद के पास इसका डीएनए और राइबोसोम है तो वह स्वयं के कुछ प्रोटीन बना सकते हैं। स्वयं के कुछ प्रोटीन क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर सोचिए, क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में कौन सी संरचना रुक्ष मतलब जो रुखड़ी अंतर्द्रव्यीय जालिका झिल्ली की पृष्ठी पर उपस्थित होता है? तो जाहिर से हम पहले ही बोले हैं कि जो रुखड़ी अंतर्द्रव्यीय जालिका राइबोसोम होता है, क्या होता है? राइबोसोम के बने होते हैं, राइबोसोम को बना होता है। ये चीज तो बताए ही आपको। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इसका क्या होगा। क्या कहा जा रहा? यदि कोशिका विभाजन द्वारा उत्पादक दो संतति कोशिकाओं की संरचना में मामूली अंतर दिखाई देता है तो डीएनए प्रतिलिपियन की प्रक्रिया के दौरान कौन सी प्रक्रिया इन विभिन्नता का सबसे संभावित कारण बनेगा? मतलब कोशिका का विभाजन हुआ है और वहां पर दो संतति कोशिका की निर्माण हुआ है, तो डीएनए के कारण उसमें जो दिखने वाली भिन्नताएं होगी वह किस प्रकार होगा? डीएनए प्रतिलिपियन के बाद प्रोटीन संश्लेषण में त्रुटियां आएगी? नहीं। जैव रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्निहित अविश्वसनीयता के कारण डीएनए प्रतिलिपिन के दौरान मामूली सी भिन्नता नजर आएगी। डीएनए प्रतिलिपि की नई कोशिकाओं में अपूर्ण पृथक्करण होंगे? नहीं। केंद्रक में डीएनए ब्लूप्रिंट अनुपस्थित रहेगा? नहीं। बस ये होंगे, कुछ नहीं, कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्निहित अविश्वसनीय के कारण डीएनए प्रतिलिपियन के दौरान मामूली से उसमें भिन्नताएं नजर आएगी। तो ऑप्शन बी इसका बोर्ड सही आंसर लिया। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका जलांश में परिवर्तन करके अपना आकार बदलते रहता है? अब बताओ कि कौन सी कोशिका है जो अपना जलांश में परिवर्तित करके अपना आकार को क्या करते रहेगा? बदलते रहेगा, कभी बड़ा कभी छोटा। चिकनी मांसपेशियां कोशिका, तो क्या मांसपेशी को अपना आकार जलांश, जलांश बोले तो जल के कारण, तो मांसपेशियां में जल के कारण आकार बदलेगा? नहीं। अस्ट्राइटेट मांसपेशियां कोशिका भी नहीं, हृदय की मांसपेशियां जल पा करके नहीं बदलेगा, तो ये पादप कोशिका की बात कही जा रही है। पादप कोशिका की जलांश के कारण अपने आकार को क्या करेगा? परिवर्तित करेगा। एक छोटे शब्द पे फोकस करो और तुम्हें आंसर पता खुद चल जाएगा। कोशिका आकार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कोशिका आकार, देखिए बहुकोशिकीय जीव में कोशिका का आकार हमेशा बड़ा होता है, अभी नहीं कर सकते हम। सभी जीव में सभी कोशिकाएं एक ही आकार के होते हैं, ये तो ऐसे ही गलत है। कोशिका का आकार उनके कार्य से संबंधित होता है, जीव के आकार से संबंधित नहीं होता। भाई हम इसके साथ ज्यादा हैं, क्योंकि कोशिका का कोई भी आकार है जो उनके कार्य के अनुसार ही बांटा गया है। ये पार्ट 1 से कंप्लीट करते करते पार्ट 2 तक पहुंच चुके हैं कि कोशिका का आकार उसके विशिष्ट कार्य के कारण ही होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये सी हो गया। चलिए अगले प्रश्न, क्या केंद्रक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। केंद्रक झिल्ली एक द्वि परितंत्र संरचना है, हाँ ये भी होता है, ये भी होता है। सेकेंड वाला, तीसरा क्या कहा जा रहा? तीसरा क्या कहा जा रहा है? तीसरा कहा जा रहा केंद्रक झिल्ली एक अरंध्रीय और दृढ़ संरचना होती है।
देखिए गुणसूत्र तो उसमें पाया जाएगा। केंद्रक झिल्ली एक द्विपरतीय संरचना होती है, ये भी सही है। केंद्रक झिल्ली एक अरंध्रीय और दृढ़ संरचना होती है, ये बात गलत है। आगे देखते हैं, केंद्रक कोशिकाई जनन के एक मुख्य भूमिका निभाता है, ये भी बात सही है क्योंकि इसी में जीन और गुणसूत्र होते हैं इसके अंदर केंद्रक में, तो सही। गलत वाला आंसर कौन हो गया? सी, और गलत वाला ही हमसे पूछा, तो आंसर हमारा सी सही होगा। चलिए, चिकनी के बारे में पूछा जा रहा। चिकनी अंतर्द्रवीय जालिका का सही कार्यों का चयन करें। लिपिड का संश्लेषण करना, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, न्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण करना। यही चीज रुखड़ी अंतर्द्रवीय जालिका होता। तो रुखड़ी अंतर्द्रवीय जालिका में हम क्या बोलते हैं कि उस राइबोसोम का बना होता है। तो ये जो चिकनी अंतर्द्रवीय जालिका होते हैं वो लिपिड संश्लेषण के कार्य करते हैं, अर्थात ये लिपिड का बना होता है। किसमें? लिपिड संश्लेषण का कार्य चिकनी, और अगर रुखड़ी होता तो राइबोसोम। चलिए, तंत्रिका कोशिका में कोशिका से जुड़े कई छोटे शाखित भाग यह प्रक्रिया की होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? देखिए, तंत्रिका तंत्र में जो छोटे छोटे कोशिका के भाग जुटे होते हैं उस भाग को क्या कहा जाता है? तो दुमिकाएं, डेंड्रस, उसी को दुमिकाएं या डेंड्रस कहते हैं तंत्रिका कोशिका में। ठीक है, कार्य अनेकों कार्य के लिए छोटे छोटे इसमें जुड़े होते हैं। चलिए, कौन सी घटना प्रासरण में कोशिका भित्ति की भूमिका को दर्शाता है? जीवित पादप कोशिकाओं द्वारा जल त्यागने पर देखे जाने वाले जीव द्रव कुंचन में, पत्तियों के रंध्र द्वारा गैस के विनिमय में, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पर्णहरित द्वारा प्रकाश का अवशोषण में। ये तो नहीं होगा, प्रकाश के अवशोषण नहीं, क्योंकि जो कोशिका भित्ति होती है वह प्लाज्मा झिल्ली के बाहर और पेड़ को कठोर एक आवरण देने का कार्य करता, ना कि पर्णहरित को कोशिका झिल्ली के माध्यम से गैस का विसरण करने में। देखिए, ये पत्तियों के रंध्र में भी नहीं होगा, पत्तियों के रंध्र में भी नहीं होगा। तो भूमिका को दर्शाने की बात पूछी जा रही है। तो इसमें अगर हम इसको देखें, कोशिका झिल्ली के माध्यम से गैस का विसरण करने में, ये भी नहीं होंगे। जीवित पादप कोशिकाओं द्वारा जल त्यागने पर देखा जाने वाला जीव द्रव कुंचन को गुण को दर्शाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति हमेशा पादप कोशिका में ही पाई जाती है, ना कि जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न चलते हैं। क्या पूछा जा रहा है? 51 नंबर क्वेश्चन। सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन की गई यूकैरियोटिक कोशिका में दिखाई देने वाले 3 मुख्य घटक कौन कौन हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में क्या दिखाई पड़ता है, कौन कौन दिखाई पड़ते हैं? और सूक्ष्मदर्शी द्वारा अगर देखा जाए तो कौन कौन से अंग इसमें दिखाई पड़ेंगे? अंतर्द्रवीय जालिका, गोल्जी काय, या केंद्रक होना चाहिए। अच्छा, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। कोशिका भित्ति, ये तो पादप की बात कही गई है तो इसके वजह से गलत हो जाएगा। सपूटी, संपुटी, केंद्रकाभ और कोशिका द्रव, ये सपूटी और केंद्रकाभ के वजह से गलत हो जाएंगे। अंतर्द्रवीय जालिका अंदर होता है, गोल्जी काय केंद्र भाग नहीं, तो ये होते हैं पर सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करने पर ये सब चीज दिखी नहीं जाती है, क्योंकि उसमें यूकैरियोटिक में नहीं होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव, तो B4 बाहुबली इसका सही आंसर हो जाएंगे कि अगर सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन किया जाए तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या दिखे जाएंगे? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव दिखे जाते हैं। अगले प्रश्न पे आइए। डॉट 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 कोशिका में एक गहरी गोलाकार संरचना है जो पदार्थ के विनिमय के लिए छिद्रों वाली खाली स्थान झिल्ली से घिरा होता है। तो देखिए, केंद्रक कोशिका के एक गहरी गोलाकार संरचना जो पदार्थ के, अगर हम केंद्रक की बात अगर करें जो छिद्रों वाली दोहरी झिल्ली से, तो ये तो सही है, केंद्रक और दोहरी झिल्ली, क्योंकि दोहरी परत होता है, दोहरी पदार्थ के विनिमय के छिद्रों वाली दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। तो B4 बाहुबली, B4 बाहुबली, क्योंकि यहाँ केंद्रक भरा जाएंगे और यहाँ दोहरी भरा जाएगा। चलो, निम्नलिखित में किस कोशिका अंगक में कुंडलिका होती है और लयनकाय के निर्माण में शामिल होता? देखिए, लयनकाय किसको कहा जा रहा? लयनकाय क्रोमोसोम, किसको? लाइसोसोम का हिंदी वर्ड होता है, लाइसोसोम का। तो निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में कुंडलित होता है और लाइसोसोम के निर्माण में सम्मिलित होता है? तो लाइसोसोम किस में बनते हैं, ये बात यहां पूछी जा रही है कि वह
उसका निर्माण किस में होता है? शायद लेयनकाय का लाइसोसोम था या राइबोसोम था, यही कोई थे। लेकिन गोल्जी उपकरण में इसका निर्माण होता है, क्योंकि गोल्जी उपकरण के सटे हुए भाग में ही लाइसोसोम होता है। ठीक है, तो गोल्जी उपकरण इसका सही आंसर हो जाएंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिकाओं से निम्न में से किससे भिन्न है? मतलब ये दोनों में क्या नहीं होता, किसका अभाव होता? झिल्ली युक्त अंगक, झिल्ली युक्त केंद्रक का अभाव, या एक वास्तविक केंद्रक, या राइबोसोम। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं या यूकैरियोटिक कोशिका से किस प्रकार की भिन्नता इन दोनों में पाई जाती है? तो इसमें है जो झिल्ली युक्त केंद्रक का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका से निम्नलिखित में से किसमें भिन्न है? तो यह झिल्ली युक्त केंद्रक का क्या होता? अभाव होता है। चलिए अगले प्रश्न चलिए। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्रत्येक कोशिका इनमें से कौन सी आकृति की दिखाई पड़ती है? सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्रत्येक कोशिका इनमें से कौन सी आकृति दिखाई देती है, ये बात पूछा जा रहा। तो अभी हम यहाँ तीसरे नंबर एक प्रश्न किए थे। चलिए उस वहां चलते हैं हम सब पहले, कि अगर हम देखेंगे तो कौन सी भाग हमको दिखेगा। यहाँ किए थे, अगली बार इधर किए थे। ये तो प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव, ये दिखेगा। तो अब यही चीज यहाँ पूछा जा रहा कि अगर हम देखें तो क्या क्या दिखेगा। प्लाज्मा झिल्ली है, ये रहा, कोशिका झिल्ली है, तो ये दिखेगा, कोशिका द्रव दिखेगा और केंद्रक दिखेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 47 का सी, 47 का सी। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि प्रश्न में ही, एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। इसलिए अगर पूरी क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस अगर एक साथ करें तो थोड़ा सा अलग ही जुनून होगा। जैसे अगर 70 प्रश्न आज कर रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब डिसमोटिवेट होकर के, जैसे ये नहीं होता कि बासी खाना एक छूट गया, उस तरीके से हो रहा। अगर कल ही लपेट दिए होते 2 घंटे के क्लास में तो और ऊर्जा वाहन होता, क्योंकि चीज बहुत अच्छे से दिमाग में घुसते हैं। तो उसी तरीके से देखें ना, वहां से प्रश्न यहां भी छलांग मार के आ गया। चलिए यहां क्या पूछा जा रहा? न्यूरॉन के उस लंबी रेसी जैसे भाग का नाम क्या है जो कोशिका कार्य के संकेतों को दूर तक पहुंचाने का कार्य करता है, दूर तक पहुंचाने का कार्य करता है? तो उसको तंत्रिकाक्ष कहते हैं, तंत्रिकाक्ष कहते हैं। ठीक है, और जो छोटी छोटी चीजों को, सूचनाओं को एब्जॉर्ब जो कर रहा था उसको धूमिकाय या डेंड्राइट कह रहे थे। लेकिन ये एक भाग से दूसरी भाग लंबी रेशा की तरह जो होता है उसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष कहते हैं। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका के गुणसूत्र की तुलना जनक कोशिका के गुणसूत्र से किस प्रकार किया जा सकता है? देखिए, समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका के गुणसूत्र की तुलना जनन कोशिका में किस प्रकार किए जा सकते हैं? देखिए अब बताइए कि इतना बड़ा ऑप्शन जो दिया है तो बिना एनसीईआरटी की बेसिक जानकारी के यह सॉल्यूशन होगा ही नहीं। रट्टू मारने से कुछ नहीं होने वाला यहाँ। ये हम बात जब से ग्रुप डी का क्लास लेना शुरू किए हैं तब से ही हम वही बात बोल रहे हैं। संतति कोशिका, जो भी कोशिका बना उसमें गुणसूत्र की तुलना जनक कोशिका के गुणसूत्र से किस प्रकार की जा सकती है? मतलब एक कोशिका जब समसूत्री विभाजन होगी दूसरी कोशिका में बना तो उसमें जो गुणसूत्र होंगे उसका क्या गुणसूत्र किस प्रकार से तुलना उसका किया जाएगा? तो संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के समान होगी। बात सही है, ऐसा नहीं कि कुछ ही गुणसूत्र उसको देगा, नहीं, बराबर देगा भाई। जनक कोशिका की तुलना में आधी होगी, नहीं। गुणसूत्र त्याग कर देगा, नहीं। दुगना तुगना सब कुछ नहीं होगा। बस दिमाग में एक बात बैठाओ कि जब कोशिका का विभाजन होगा तो वह गुणसूत्र की संख्या दोनों में समान रहेगी। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग कोशिकीय प्रजनन में मदद करता? अब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाने में क्या करता है? मदद करता। तो भाई देखिए, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोशिकांग में सबसे ज्यादा कार्य करने वाले नाभिक ही होते हैं। सब कुछ इसी के पास नियंत्रित होता है। तो कोशिकीय प्रजनन में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो न्यूक्लियस अर्थात नाभिक मदद करते हैं। निम्नलिखित में किस कोशिका अंगक का अपना स्वयं का डीएनए नहीं होता है? स्वयं का डीएनए नहीं होता। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास स्वयं का डीएनए होता है। प्लास्टिस
न्यूक्लियस, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, न्यूक्लियस केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिस, इसमें किसके पास है जो खुद का डीएनए नहीं होता है, तो लाइसोसोम, क्योंकि यह इसमें पाचक एंजाइम होते हैं और इसका कुछ ज्यादा कार्य ही नहीं है। न्यूक्लियस में खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, प्लास्टिस्ट में भी खुद के होते हैं डीएनए। ठीक है, तो लाइसोसोम इसका सही आंसर हो गया। दिए गए चित्र तो कुछ है ही नहीं है, इसलिए इसको कट करो और आगे बढ़ो, क्योंकि एआई के द्वारा बनाए गए प्रश्न है, तो थोड़ा तो चित्र कहां से वो देगा। कोशिका अंगक के संबंध में उस कथन के चयन करें। कोशिका अंगक, प्रत्येक कोशिका अंगक एक विशेष कार्य करता है, गलत का चयन करने का रहा, ये बात सही है। बे, प्राकेंद्रीय कोशिका में पाई जाती है, एक वह सुकेंद्रीय कोशिका में पाई जाती है, ये झिल्लीबद्ध संरचना होता है, ये बात तो सही है कि वो झिल्ली से घिरा होता है, वह झिल्ली से क्या होता है, घिरा होता है। लेकिन अब बात रही कि 40 के या तो सुकेंद्रीय अर्थात पैकिंग तो अच्छा से हुआ रहता, प्राकेंद्रीय, तो देखिए सुकेंद्रीय को सही लीजिए, कोशिका में पाए जाते हैं, और यह प्राकेंद्र की कोशिका में पाई जाती है, ये बात गलत है, क्योंकि सभी कोशिकांग जो हैं, सभी कोशिकांग सुकेंद्रिक कोशिकाओं में पाई जाती है, तो सी इसका सही आंसर हो गया। गलत वाला चुनना था ना, सॉरी, बी इसका उत्तर होगा, गलत बी है, बाकी ए और सी और डी सही है। निम्नलिखित में कौन सा पादप कोशिका में गोल्जी काय का सही कार्य है? अब बताओ गोल्जी काय क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करने का नहीं, ये तो प्लाज्मा कोशिका झिल्ली करेगा। लाइसोसोम के निर्माण करने में सहायक हो सकते हैं, कोशिका को आकार के बनाए रखना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, ये तो ऐसे ही नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा। अब बात रही लाइसोसोम का निर्माण करना या कोशिका को आकार देना, वैसे सबसे ज्यादा हमारे तरफ से अगर इस प्रश्न में बहुमत अगर है तो वह कहाँ पे अटका हुआ है, तो हम तो कहेंगे कि लाइसोसोम का निर्माण, क्योंकि गोल्जी काय जो है वह रुखड़ी अंतर्द्रव्यीय जालिका के पास, और गोल्जी काय ही लाइसोसोम, क्योंकि उससे सटा लाइसोसोम होता है, तो लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होते हैं, लाइसोसोम को निर्माण में सहायक होते हैं। B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। चलिए 38, चलिए कोशिका के प्रकार और आकृति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पेशीय कोशिका तर्क रूपी होता है, तंत्रिका कोशिका लंबी और शाखित रूप होता है। अच्छा, गलत वाला डिसीजन लेना है, ये कहा जा रहा श्वेत कोशिका गोल एवं स्थिर रूपी होता, आरबीसी डिस्क रूपी होते हैं जिसमें एक केंद्रक गर्त होता है। अब इसमें कह रहा कौन गलत है, कौन गलत है, तो देखिए पेशीय जो कोशिकाएं होती है वह तर्क रूपी होता है, ये बात सही है। तंत्रिका कोशिका ये तो लंबी होती ही होती है। अब डब्ल्यूबीसी और आरबीसी की बात कही गई, तो आरबीसी डिस्क रूपी होती है जिसमें एक केंद्रक गर्त होता है, ये बात सही है। सी क्या है? गलत है। सी क्या है? गलत है। श्वेत रक्त कोशिका गोल एवं स्थिर रूपी नहीं होता है, तो गलत वाला ही आंसर चुनना था, तो सी हमारा सही आंसर हो गया। निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि को जीवन की परिभाषा विशेषता के रूप में नहीं लिया जाता है, कि यह जीवन की परिभाषा के रूप में इसका नहीं लिया जाता? बताइए, ये सब क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा भाई? बिना एनसीईआरटी के अध्ययन के ये सब प्रश्न मिलेंगे कहाँ? गतिविधि के जीवन की परिभाषा की विशेषता नहीं लिया जा सकता। पहला पढ़ो, क्या कहा जा रहा? चलना या दौड़ना जैसे दृश्यमान गतिविधि, श्वसन और कोशिकाओं का आंतरिक रख रखाव, कोशिका के भीतर आणविक गति, पौधे के वृद्धि संबंधित गति। देखिए ये जब चारों ऑप्शन पढ़ रहे हैं ना और गति की बात कही जा रही है, तो कभी चलना दौड़ना जैसे दृश्यमान गतिविधि नहीं माना जाता है, और ये नहीं वाला ही पूछा है। और वैसे इस तीनों चारों ऑप्शन में इस तीनों ऑप्शन से भिन्न है अगर कोई, तो पहला ही है, चलने दौड़ने जैसे दृश्यमान गतिविधि को गतिविधि के जीवन की परिभाषा नहीं माना जाता। बाकी श्वसन हो, कोशिका के आंतरिक रखरखाव हो, ये होंगे।
कोशिका के भीतरी आणविक गति को गति कहेंगे, पौधे की वृद्धि संबंधित गति को गतिविधि को जीवन कहेंगे। तो ए इसका सही आंसर, गलत वाला था तो गलत पूछा था। कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्र के अयुग्मित युग्मों का विभाजन किया जाता है? द्विखंडन में, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा, द्विगुणित गुणसूत्र अलग अलग दो भागों में हो जाएंगे तो द्विखंडन क्या हो जाएंगे, द्विखंडन भी। वैसे यहाँ फिर से हम देख लेते हैं, कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्र को अगुणित युग्मों में, देखो ये गलत, ये समान होता है, इस पे हम फोकस नहीं किए थे। अगुणित युग्मों में विभाजित किया जाता है तो वह अर्धसूत्री विभाजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अर्धसूत्री विभाजन कहलाएंगे। कि द्विगुणित गुणसूत्र को अगुणित युग्मों में विभाजन करना अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। चलिए, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की आकृति एवं आकार के संबंध में तो कौन सा गलत है, इसके बारे में देखना। श्वेत रक्त कोशिका ऊतक में गति करने के लिए अपनी आकृति बदल सकते हैं, देखते हैं। तंत्रिका कोशिका लंबी एवं शाखित होता है, ये बात तो सही है। लाल रक्त कोशिका ऑक्सीजन वाहन क्षमता बढ़ाने के लिए अभ्यवत्तल होता है, देखिए ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये बात तो सही है। पेशीय कोशिका रक्त में प्रवाह में सहायता के लिए चपटी और गोलाकार होता है। देखिए अब बात रही कि एक ऊपर और एक नीचे। देखिए पेशीय कोशिका कभी रक्त का प्रवाह करता ही नहीं है, पहले तो हम यहीं से इसको गलत साबित करेंगे, तो यहीं से इसको गलत साबित करते हैं। बाकी ऊपर वाला भी पढ़ लेते हैं। श्वेत रक्त कोशिका ऊतक में गति करने के लिए अपनी आकृति बदल सकते हैं, बात सही है। जब ये गलत है तो ये सही है। तो अब यहाँ रक्त प्रवाह का काम ही नहीं है पेशीय कोशिका का, तो ऐसे ही गलत हो गया। हम फिर से एक बार पढ़ देते हैं कि ताकि सही वाला चीज की जानकारी दिमाग में बैठ जाए। श्वेत रक्त कोशिका ऊतकों में गति करने के लिए अपनी आकृति बदल सकती है। तंत्रिका कोशिका लंबी और शाखित होती है जो शरीर के विभिन्न भागों में संदेश पहुंचाती है। लाल रक्त कोशिका ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ाने के लिए उभयावत्तल होते हैं, बाकी ये गलत है। चलिए, कोशिका के कोशिका द्रव के संबंध में उस कथन का चयन करें जो गलत है। कोशिका द्रव के बारे में गलत चुनना है, ठीक है। तो कोशिका द्रव प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ से भरा क्षेत्र है, बात सही है। ये रहा प्लाज्मा झिल्ली, इसके अंदर ये भरे होते हैं, ये सही है। कोशिका द्रव में अनेक कोशिकांग होते हैं, ये भी बात सही है। इसमें गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, केंद्रक सभी उपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में कोशिका द्रव, पादप कोशिका में कोशिका द्रव कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली के बीच पाया जाता है। देखते हैं, कोशिका द्रव सुकेंद्रिक और प्रकेंद्रिक दोनों कोशिकाओं में मौजूद होते हैं, दोनों कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। अब आंसर सी और डी को फिर से रिपीट करो और उसको पढ़ो और उसके बाद उसका आंसर डिसाइड करो कि क्या होगा। तो देखिए, पादप कोशिका में कोशिका द्रव कोशिका भित्ति, जैसे ये देखो, ये कोशिका झिल्ली हो गया और ये कोशिका भित्ति हो गया, और इसके अंदर हो जाते हैं जो कि क्या होते हैं, कोशिका द्रव होते हैं। तो कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली के बीच, मतलब इसके बीच में नहीं होता है, ये कोशिका झिल्ली के अंदर होता है, ठीक है ना। इसलिए गलत तो हमें यही लग रहा है। जब ये गलत है तो कोशिका द्रव सुकेंद्रीय और प्रकेंद्रीय दोनों कोशिकाएं में मौजूद होते हैं, तो ये हमारा सही हो गया, ठीक है। तो ये सब एनसीईआरटी का कमाल है प्रभु, एनसीईआरटी का कमाल है, और किसी का बस चलने वाला अब नहीं है अब के एग्जामों में। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में उपस्थित होता है किंतु पादप कोशिका में नहीं होते हैं? अब सिर्फ जंतु कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में नहीं होता है, पादप कोशिका में नहीं होता है। अब उसको तुम ढूंढो कि कौन है जो नहीं होता है। देखिए, वैक्यूल्स दोनों में होते हैं, गोल्जी उपकरण दोनों में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होते हैं, पर तारका सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, ना कि पादप कोशिका में नहीं होता है, ठीक है। तो सही आंसर D4 देवसेना। बहुकोशिकीय जीवों में केवल सरल विसरण ही सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं को पूर्ण क्यों नहीं कर सकता है?
देखिए अब क्यों नहीं कर सकता, ये बहुकोशिकीय जीव बोल रहा, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है वैसे बना जीव सरल विसरण ही सभी कोशिका की आवश्यकताओं को पूर्ण क्यों नहीं कर सकता है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, क्योंकि सभी कोशिकाएं प्रत्यक्ष रूप से वायु के संपर्क में होता है। नहीं भाई, ये तो होता ही नहीं है, ये तो नहीं होता, नहीं कर सकता है। तो हमें तो लग रहा पहला ही है, क्योंकि कोशिका के अंदर अंदर बहुकोशिकीय जीव में केवल सरल विसरण ही सभी कोशिका की आवश्यकता को पूर्ण क्यों नहीं कर सकता। अच्छा, जब मान लो हमारा शरीर है जो बहुत सारी कोशिका से बना हुआ है, तो फेफड़ा मतलब हृदय, फेफड़ा, किडनी की भी कोशिका से ही बना हुआ है। तो अगर हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि सभी कोशिका प्रत्यक्ष रूप से वायु के संपर्क में होता है, ये बात तो गलत है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, क्योंकि विसरण केवल ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये भी गलत है, ऐसा थोड़ू है, ऑक्सीजन का ही परिवहन करेगा, क्योंकि विसरण के लिए प्रकाश की तो कोई बातें नहीं है, क्योंकि शरीर का आकार, हाँ, आकार और जटिलता बढ़ जाती है, ये बात सही है। क्योंकि अगर हम बहुकोशिकीय जीव से, जैसे हम बने हैं, आप बने, बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए हैं, तो जब हमारा आकार बढ़ गया तो जटिलता भी बढ़ जाएंगे। अब ये जो सरलतम विसरण के द्वारा अपनी कोशिका अपनी पूरी कार्य को नहीं संपन्न कर सकता, ठीक है ना। इसीलिए इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, D4 देवसेना। किस प्रकार का विलयन प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, बहुत अच्छा, माध्यम से जल को कोशिका से बाहर स्थानांतरित कर देता है, जिससे कोशिका संकुचित हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है। अब जब बाहर कर दिया जल को तो कोशिका सिकुड़ के छोटा हो जाता है। अब इसमें किसके कारण, समप्राशरी विलयन, अतिप्राशरी विलयन, तनु विलयन या अल्प प्राशरी विलयन के कारण ऐसा होता है। तो ऐसा कार्य जो होते हैं वह ऐसा जो कार्य होता है वह अतिप्रासरण विलयन के कारण होता है। अतिप्रासरण विलयन के कारण इसके अंदर का जल कहाँ चला आता है, बाहर चला आता है, तो वो अतिप्रासरी विलयन के कारण ऐसा होता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प चिकनी अंतःद्रवीय जालिका के कार्य को संदर्भित करता है। अब ये लिपिड का निर्माण करता है, चिकनी अंतःद्रवीय जालिका किसका निर्माण करता है, लिपिड का निर्माण करता है, और राइबोसोम का निर्माण कौन करता था, रुखड़ी अंतःद्रवीय जालिका, तो ये लिपिड हो गया चिकनी। नाभिक के अंदर सघन संरचना जो राइबोसोम का निर्माण करती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। अभी नाभिक के अंदर सघन संरचना जो राइबोसोम का निर्माण कर रहा, किसका निर्माण, राइबोसोम का निर्माण कर रहा, उसको लाइसोसोम कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो देखिए राइबोसोम का निर्माण न्यूक्लियस, क्योंकि अंदर नाभिक के अंदर, भाई नाभिक के अंदर सघन संरचना जो राइबोसोम का निर्माण करता तो वो न्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता, न्यूक्लियस कहलाता है। पादप कोशिका में सूत्रकणिका अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सूत्रकणिका का अपना डीएनए नहीं होता, गलत बात है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। सूत्रकणिका प्रकाश संश्लेषण करता है, ये गलत है। सूत्रकणिका में एक ही झिल्ली आवरण होते हैं, सूत्रकणिका आंतरिक झिल्ली में अत्यधिक वलय होता है। तो इसमें पादप कोशिका की बात पूछी जा रही है, तो पादप कोशिका में इसके जो सूत्रकणिका आंतरिक झिल्ली अत्यधिक वलित होता है, ये पादप कोशिका की बात कही जा रही है। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है। तो D4 देवसेना इसका सही आंसर चला गया। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सरल स्क्वैमस उपकला को कुशलतापूर्वक विसरण करने में सक्षम बना देता है। अब ये प्रश्न क्या पूछा है ये तो पता ही नहीं चल रहा, सरल स्क्वैमस उत्तक। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता जो है सरल स्क्वैमस उपकला को कुशलतापूर्वक विसरण करने में सक्षम, विषय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में मदद करता। कोशिका की कई परतें उपस्थित होती है, ये गलत है। गति के लिए सिलिया युक्त कोशिका होती है, नहीं ये भी गलत है। चपटी, पतली और घनीभूत कोशिकाएं होती है, इसके कारण विसरण करने में सक्षम बनाता है। सी हो गया इसका सही आंसर।
26 नंबर चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में कौन से कोशिका अंगक नहीं है? अंतःद्रव्यीय जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, कोशिका द्रव। अब इसमें जो कोशिका का अंगक नहीं है, कोशिका का अंग नहीं है, इनमें कौन है जो कोशिका का अंग नहीं है? देखिए वैसे अंतःद्रव्यीय जालिका अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, ये कोशिका द्रव उसमें भरा होता है, ना कि उसका अंग नहीं है। ठीक है, तो कोशिका द्रव उसका अंग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका अंगक स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिका का भंडारण करता है? किसका किसका? स्टार्च का, तेल का, प्रोटीन का। कौन लवक? सभी लवक नहीं, अवर्णी लवक करते हैं, वर्णक लवक नहीं, हरित लवक नहीं। तो अवर्णी लवक ही जो होते हैं वह स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिका का भंडारण करता है। कौन लवक? अवर्णी लवक। जब एटीपी के टर्मिनल में फॉस्फेट लीकेज को जल का उपयोग करके तोड़ा जाता है तो कितना कितना कैलोरी ऊर्जा बनता है? कितना कैलोरी क्या बनते हैं? ऊर्जा बनते हैं। तो 30.5 कैलोरी केजी जूल प्रति मोल के बराबर ऊर्जा बनता है। अब इधर हार्ड थोड़ा सा आता जाएगा। प्रयोगशाला में एक विद्यार्थी एक पादप कोशिका के अधिकांश भाग में एक बड़ा पारदर्शी कोष को देखता है। यह वैक्यूल्स रिक्तियां कोशिका के आयतन का कितना % भाग घेर के रखता है? तो कितना % भाग? तो 50 से 90% भाग को घेर के रखता है। रिक्तियां वैक्यूल्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन गलत है? जो बताइए, इसका गलत कथन बताइए कि वैक्यूल्स के बारे में कौन सी कथन है जो गलत है? वैक्यूल्स के बारे में कौन सी कथन है जो गलत है? पादप कोशिका में रिक्तियां कोशिका रस से भरी होती है जो अस्फीति और कठोरता प्रदान करने में सहायक होता है। ये सही है। रिक्तियां अमीनो एसिड, शर्करा, कार्बनिक एसिड, प्रोटीन जैसे महत्वपूर्ण पदार्थ का भंडारण करता है। ये भी सही है। पादप कोशिका में आमतौर पर एक वृहत केंद्रीय रिक्तियां होती है। ये भी सही है। रिक्तियां कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए होता है। ये गलत है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए होता है, ये गलत है। तो D4 देवसेना। प्याज के छिलके की कोशिका की सूक्ष्म अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकलता है? ये इससे पहले भी हम पढ़े थे। सभी प्याज समान लघु संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जिन्हें कोशिका। बात तो सही है। सभी प्याज जितना भी आवरण क्यों ना हो लघु संरचना से बना होता है, जिसी को कोशिकाएं कहती है। ये सही है। प्याज सलकंदों में भिन्न कार्य के लिए भिन्न प्रकार की कोशिका होती है। गलत बात। प्रत्येक प्याज के छिलके भिन्न संगठन, ये भी गलत है। प्याज की आकृति उनकी कोशिका के आकार को निर्धारित करता है, ये भी गलत है। तो सबसे फर्स्ट सही है हमारा। कोशिका द्रव जिस जलीय भरण पदार्थ से भरा होता है उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। अभी जैसे ये हो गया कोशिका झिल्ली, इसमें बहुत सारे कोशिका द्रव हो गया। अब इस कोशिका द्रव के बारे में पूछ रहा है कि जिस जलीय भरण पदार्थ से भरा होता है, जिस जलीय पदार्थ से ये क्या होता है? भरा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? वर्ण द्रव नहीं। केंद्रक द्रव केंद्रक के अंदर होगा। साइटोसोल कहते हैं उसे, साइटोसोल कहते हैं। लेयनकाय तरल नहीं, उसे क्या कहते हैं? साइटोसोल कहते हैं। तो सी इसका सही आंसर हो गया। चलिए 19 नंबर प्रश्न बताइए। जीवाणु और प्रोटोजोआ जैसे एक कोशिकीय जीव में द्विखंडन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसके घटित होने की संभावनाएं सबसे कम रहती है? किसकी घटित होने की संभावनाएं सबसे कम रहती है? अनुकूल परिस्थिति में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ये कर सकता है। अनुवांशिकी पदार्थ का असमान विभाजन, ये कभी नहीं कर सकता, क्योंकि अनुवांशिकी पदार्थ का हमेशा वह समान विभाजन करेगा, ना कि असमान विभाजन। तो ये गलत वाला ही सबसे कम पूछा था, वही देंगे। दूसरे जनक की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे जनक की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें तो नहीं होता। समान संतति कोशिका का निर्माण करबे करता है, ये सही है। ये तो यही है जो कम संभावनाएं होंगी, तो बी। कई एक कोशिकीय जीव में चयनात्मक अवशिष्ट के निष्कासन का तरीका क्या है? विशिष्ट अंगों के उपयोग द्वारा नहीं, प्रासरण द्वारा,
किडनी के फिल्ट्रेशन उसमें तो कीरल हुबे नहीं करता, वो सरल विसरण प्रक्रम से डायरेक्ट अपने अंदर के चीजों को बाहर करेगा। एक कोशिकीय जीव सरल विसरण प्रक्रम के दौरान अपने अंदर की चीजों को क्या करेगा, बाहर करने का कार्य करेगा। मतलब आज तो ये बहुत समय के बाद धोखा दिया है, ऐसा तो कभी नहीं होता था। कहाँ छोटा कीड़ा बैठा हुआ, बहुत समय के बाद आज ये हुए हैं। चलिए 17 प्रश्न और हैं इसके, ये भी कंप्लीट करके ही जाएंगे। 17 प्रश्न को क्या कंप्लीट करके ही जाएंगे। चलिए अभी कहाँ 44 हुए हैं, ज्यादा समय भी नहीं, 1 घंटे में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ इसको कहते हैं एनसीईआरटी का प्रैक्टिस, और ये है जो क्वेश्चन के प्रीवियस साल के प्रैक्टिस है, ना कि ज्यादा डीपली चर्चा इस पे नहीं किया जा सकता। रीजन, क्योंकि प्रश्न ही इतना सारा दिया है लैंग्वेज में कि विशेष कितना खोदते रहे चीजों को, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। और क्वेश्चन को छाट के कम किया भी नहीं जा सकता। चलिए जल्दी से चालू हो जाइए। और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है जो बताइए, अवश्य बताना। अभी 2500 प्रश्न का एकदम टारगेट जो हम लिए हैं, तो दिन रात मेहनत करके कंप्लीट किया जाएगा। कल वाली क्लास जो आएंगे वो केमिस्ट्री का होगा, कल वाली जो क्लास आएंगे वो किसका होगा, केमिस्ट्री का क्लास होगा, ठीक है। 100 प्रश्न केमिस्ट्री का कल एकदम डिसाइड हो चुका है, वही 100 प्रश्न कल केमिस्ट्री के होंगे, फिर फिजिक्स, इसलिए तीनों अल्टरनेटिव कर करके 100 प्रश्न को लेकर के चलेंगे, बोझ ना हो, ठीक है, पढ़ने में इंटरटेनमेंट लगे। क्योंकि ऐसा प्रश्न ही पूछा है एनसीईआरटी की तरह कि क्या किया जा सकता, क्या किए जा सकता है। ओपन हुआ, अभी तक बढ़ गए होते। चलिए 18 हो गया कंप्लीट। एक सरल विसरण प्रक्रम के द्वारा वह अलग करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, यहां देख लीजिए, जीवों में मुकुलन के क्रम में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सबसे सही है। देखिए मुकुल का निर्माण सबसे पहले करेगा, ये बात तो सही है। कोशिका विभाजन, केंद्रक विभाजन, मुकुल का पृथक्करण। देखिए नंबर पहला सबसे आगे होगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। पहले मुकुल का निर्माण करेगा, मुकुल के निर्माण के बाद ये पहला कार्य होंगे। दूसरा में केंद्रक विभाजन करेगा, एक के बाद 3 होना चाहिए, ये नहीं है, तो ये हमारा सही हो गया। पहले मुकुल का निर्माण, फिर केंद्रक विभाजन, फिर कोशिका द्रव विभाजन, उसके बाद फिर पृथक्करण होगा। तो B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। चलिए, एक बहुकोशिकीय जीव में प्रत्येक कोशिका जीव के उत्तरजीवित में कैसे सहायक होते हैं। बहुकोशिकीय जीव में प्रत्येक जो कोशिका जीव के उत्तरजीवित में कैसे सहायक होते हैं। स्वयं को एक पूर्ण अंग में परिवर्तित करके, देखिए स्वयं एक पूरा अंग में परिवर्तित करता नहीं है सभी कोशिका, सभी जीवन कार्यों को स्वयं कार्य करने का प्रयास ये भी नहीं करता, सब कोशिका अलग अलग कार्य करते हैं। अंतः कोशिका साथ परस्पर क्रिया किए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करते ही गलत है। अगर किडनी अलग काम करे लगे, आंख अलग काम करे लगे, दिमाग अलग काम करे लगे तो शरीर चला। श्रम विभाजन का पालन करके, ये सही है, श्रम विभाजन का पालन करके जीवित सभी रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका संरचना अमीबा को उसके खाद्य सामग्री प्राप्त करने में सहायता करता है। कशाभिका, केंद्रक झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या पछाम्बिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, सही आंसर क्या हो जाएंगे, प्लाज्मा झिल्ली। क्योंकि जो भी अमीबा है वह अपने अनियमित आकार के होते हैं, तो ये कुटपाद इस तरीके से प्लाज्मा झिल्ली, इसके जो बाहरी संरचना, यहाँ अगर भोजन है तो आके पहले भोजन को क्या कर लेगा, घेर लेगा। तो ये सब प्लाज्मा झिल्ली का ही कार्य है। निम्नलिखित में कौन से कार्य गोल्जी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है, अर्थात गोल्जी काय का इनमें से कौन सा कार्य है जो गोल्जी काय का नहीं है। यह अंतर्द्रवीय जालिका से प्राप्त प्रोटीन का संश्लेषण एवं संकुचित करता है, क्योंकि अंतर्द्रवीय जालिका पर ही गोल्जी उपकरण होते हैं। यह कोशिका के बाहर पदार्थ के परिवहन एवं स्राव करता है, ये भी करता है। लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। यह कोशिका से पादप के प्रवेश और निकासी को नियमित नहीं करता है, ये गलत है, ये डी गलत हो गया, तो संबंधित नहीं है, तो डी वाला ही संबंधित नहीं था। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक में कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो कौन होते हैं,
निस्सल कनिकाएं, निस्सल कनिकाएं कौन होते हैं? निस्सल कनिकाएं। चलिए, किसी कोशिका सूत्र कनिका की संख्या निम्नलिखित में से किसके ऊपर निर्भर करती है? अर्थात सूत्र कनिका की संख्या उसमें से किसके ऊपर निर्भर करता है? तो कोशिका के कार्य पर, कि वह कोशिका क्या कार्य करेगा भाई, उसी के आधार पर उसका निर्भर करेगा। गोल्जी उपकरण के कार्य में पुटिकाएं क्यों महत्वपूर्ण है? गोल्जी उपकरण के कार्य में पुटिकाएं क्यों महत्वपूर्ण है? यह गोल्जी उपकरण से पदार्थ को लाते और ले जाते हैं। हाँ भाई, पुटिकाएं का कार्य यही है कि गोल्जी उपकरण से पदार्थ को लाना और ले जाना, लाना और ले जाना। निम्नलिखित में कौन से उपकला उत्तक की विशेषता नहीं है? उपकला उत्तक की, इनमें से कौन है जो उपकला उत्तक की विशेषता नहीं है? कोशिका में कोई अंतःकोशिकीय स्थान नहीं होता है, विशेषता नहीं है। ये तो होता है भाई, थोड़ा सा स्थान होता है। त्वचा, वृक्क, नलिका दोनों उपकला उत्तक के बने होते हैं, ये भी सही है। कोशिका शिथिल रूप से व्यवस्थित होता नहीं, ये गलत है। कोशिका सतह सतह सीट बनाती है, ये तो बनाती है, तो कौन गलत है? तो सी वाला गलत है। अब बताओ, इसे बिना एनसीईआरटी का कोई उपाय नहीं है। पादप कोशिका रिक्ति वैक्यूल्स के अंदर उपस्थित तरल का नाम क्या? मतलब पादप कोशिका के अंदर पादप कोशिका जो रिक्तिका के अंदर में उपस्थित तरल पदार्थ होते हैं, उस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो सेल से कोशिका रस कहते हैं, कोशिका रस कहते हैं। चलिए, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। मात्र 8 प्रश्न और बचते हैं। क्या पूछा जा रहा? निम्नलिखित में कौन से यूकैरियोटिक कोशिका के झिल्ली परिबद्धता अंग नहीं है? लाइसोसोम है। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। वैक्यूल्स है यूकैरियोटिक कोशिका में, अंग नहीं है। राइबोसोम नहीं होता। क्रोमैटिन क्रोमोप्लास्ट होता है, तो इसमें क्या हो गया? राइबोसोम नहीं वाला आंसर ढूंढना था। गोल्जी उपकरण में होने वाले कौन सी प्रक्रिया संश्लेषण में अपनी भूमिका को दर्शा देता है? अपनी भूमिका को दर्शा देता है कौन? राइबोसोम से न्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण करना गोल्जी उपकरण की भूमिका को दर्शाता है? नहीं। प्रोटीन का अमीनो एसिड में रूपांतरण? नहीं। परासरण के माध्यम से जल का अवशोषण? तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। सरल शर्करा को जटिल शर्करा का निर्माण? ये होता है। गोल्जी उपकरण में होने वाली कौन सी प्रक्रिया संश्लेषण में अपनी भूमिका को दर्शाता है? तो जो सरल शर्करा है वह से जटिल शर्करा का निर्माण किया जाता है। चलिए, कुछ जीव किसी भी तल से विभाजन द्वारा द्विखंडन को दर्शाता है। सही बात है, द्विखंडन को क्या करता? दर्शाता है, द्विखंडन को दर्शाता है। कुछ जीव किसी भी तल से विभाजन द्वारा द्विखंडन दर्शाता है, लेकिन कुछ निर्धारित अभिविन्यास से विभाजन दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन सा द्विखंडन का निर्धारण अभिविन्यास दर्शाता है? पैरामीशियम, लिस्मैनिया। देखिए, अमीबा और लिस्मैनिया में ही द्विखंडन होता है, अमीबा और लिस्मैनिया में ही होता है। अब इसमें भी अमीबा भी दिया हुआ, लेकिन अभिविन्यास के विभाजन को दर्शाता है तो कौन? लिस्मैनिया। जबकि अमीबा भी होते हैं जो कि द्विखंडन ही होता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन का गुण निर्धारित करने वाला लिस्मैनिया हुआ। चलिए, 5 नंबर, न्यूरॉन का मुख्य घटक कौन सा है? न्यूरॉन का मुख्य घटक कौन सा, मतलब कौन कौन से न्यूरॉन में पाए जाते हैं? तो दुमिका होता है, कोशिकाक होते हैं और तंत्रिका काक्ष होता है। तो ये B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। चलिए, हाइपोटोनिक विलयन में पादप ऊतकों की तुलना में जंतु ऊतकों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जंतु कोशिका कठोर भित्ति के कारण सूजन का प्रतिरोध करता है, ये गलत है। जंतु कोशिका में पौधे की तुलना में सेलुलोज की भित्ति अधिक मोटी होती है, ये भी गलत है। जंतु कोशिका में बाह्य भित्ति के बिना लयन की संभावनाएं अधिक रहती है, ये सही है। हाइपोटोनिक विलयन की बात में ये सही है, तो सी इसका सही हो गया। चलो, 3 नंबर का उत्तर दो।
निम्नलिखित में कौन विशेषता सूक्ष्मदर्शी के नीचे सभी कोशिका द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं? ये आप इससे पहले हम कर चुके हैं। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक जो होते हैं, ये होता है सूक्ष्मदर्शी, साधारण सूक्ष्मदर्शी से। गोल्जी उपकरण को बनाने वाली चपटी ढेर की गई थैलियां को क्या नाम होता है? गोल्जी उपकरण को बनाने वाली चपटी ढेर, इसको क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। संयोजी ऊतक में कोशिका की एक दूसरे के सापेक्ष संबंधित स्थिति क्या कहलाती है? कमेंट करो आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या करो? कमेंट करो। तो ये हमारा कोशिका क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो रहा क्या, अभी हम केमिस्ट्री के पॉइंट्स लेने वाले हैं। कल 100 प्रश्न केमिस्ट्री का चलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार लगातार क्लास आप सब सभी लोग करते रहिए।